गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। श्वेता आई है कि नहीं, कि लेट है वो? चलिए, नेहा जी आ गई, प्रिया जी आ गई, शैलवी और सोनाली जी। चलिए, सभी का स्वागत है। आज है आपकी 26 फरवरी। ठीक, 26 फरवरी है। 26 फरवरी को सबसे पहले आप सभी का इस शिक्षा संवाद समूह में स्वागत है। जो लोग इसके सदस्य हैं कंटिन्यू, उनके लिए यह क्लासेस काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब जो भी चीजें चलेंगी बहुत ही अच्छी चीजें चलने वाली है। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ाई वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये बिहेवियर अभी क्या क्या था कि भारतीय दर्शन जब हम लोग पढ़े, पाश्चात्य दर्शन पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड्स में थोड़ा सा अलग था हम लोगों के। लेकिन अब जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, उनसे संबंधित चीजों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो आजकल की चीजों को लेकर हम लोग चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, इन सब चीजों की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीएचडी एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, या जो एमए में पढ़ रहे हैं, या एमए इन एजुकेशन कर रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितनी भी तैयारी है वो भी बहुत इसमें पूरी की पूरी पढ़ाई जा रही है। और एक चीज और, पेपर फर्स्ट के जो पॉइंट्स हैं यहीं से ही आते हैं। पूरे के पूरे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन करके पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आपको कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी हो सके। वो भी तैयारी कैसी है आपकी? आपकी तैयारी जो हो रही है यहाँ पर, ये कंटिन्यू प्रोसेस में हो रही है। और दूसरी चीज कि कम समय में हो रही है, पूरा मटेरियल देने के साथ हो रहा है। ठीक है, पूरा मटेरियल देने के साथ हो रहा है। यहाँ पर 1 बाय 1 आपको क्लासेस हो रही हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। डाउट क्लियरिंग सेशन अब जो है कल की डेट में होगा। जितने भी आपको वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाया है, वहां पे सबसे पहले हम डाउट्स लेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव वे में सब कुछ पढ़ा देंगे। या फिर आप चाहोगे तो पहले कॉम्पिटिटिव पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसी में डाउट्स ले लिया करेंगे उसमें। तो इसमें क्या होगा कि एक ही दिन में अमूमन मान चलिए 2 से 3 घंटे की क्लासेस हो, 2 से 3 घंटे कंटिन्यू क्लास होगी, जिसमें हम लोग जितने तीनों दर्शन है, तीनों दर्शनों को हम लोग, 4 दर्शन है, 4 वेस्टर्न फिलोसफी से, चारों को हम कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ लेंगे, तो वो चीजें ज्यादा समझ आएंगी। तो इससे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़े हैं। ठीक, यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने ए सेक्शन कंप्लीट किया, बी सेक्शन को कंप्लीट करने के है 1 या 2 दर्शन और बचे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो लोग जो दर्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका क्या? मार्क्सिज्म है। ठीक है, मार्क्सवाद जिसको बोलते हैं, मार्क्सवाद बोलते हैं लोग जिसको मुख्य रूप से। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन कल की क्लास में जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, सबको समझ में आया था कि नहीं आया था, बता दीजिए एक बार। जी सर। आया था क्या समझ पूछ रहे हैं में? सर? सर हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, लाइट भी चली गई, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, कोई नहीं। बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं क्या गर्मी में बारिश हो बारिश रही है होने लगी। आपकी तरफ? सर क्या पूछ रहे हैं आप? कह रहे बारिश हो रही है आपकी तरफ? सर जी बहुत सर, हम ज्यादा, लोग के पूरी साइड भी हो रात रहा है। पूरी लाइट चली मौसम से बन गया पूरा। हो गया। और सब बिल्कुल ऐसे हॉस्टल में बैठे हैं सर अंधेरे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, झारखंड में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, 2-3 अच्छा। दिन से लगातार बारिश हो रही है, सुबह शाम। ओह, सर गर्मी में बारिश भी करे दे रहे हैं, कीचड़ करे दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो है। चलिए, हम लोग अब बात करते हैं कि अपनी सभी चीज, सभी लोग व्यवस्थित हो गए ना सही तरीके से? अब बात करना हम लोग शुरू करें आपस में। ठीक है जी सर। आप लोग कभी भी क्लास मेरे साथ करें या किसी के साथ भी करें, एकदम फॉर्मल बिहेवियर में होकर करें, जिससे मजा आपको भी आएगा और हमको पढ़ाने में भी आएगा। वहां पर हम चीजों को समझेंगे, समझने के साथ एक एक पॉइंट को अपनी बातों से और दूसरों सामने वाले की बात से भी सेटिस्फाई हो जाए, तभी हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जब ऐसी बातें हम लोग कर रहे हैं ना कि आप भी सेटिस्फाइड हो, हम भी सेटिस्फाइड हो, ये बात कौन करता है? मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सवाद जो है, इसमें कहता है, इसकी अवधारणा सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट जिसको अवधारणा बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने आपसे बोला ना कि आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय आप में और हमारे में कुछ तालमेल अच्छा होना चाहिए, साम्य, मतलब कि इक्वलिटी, साम्यवाद होना चाहिए। साम्यवाद का मतलब कि आप मेरी बातों को समझे
और हम आपकी बातों को समझे, तो मार्क्सवाद जो होता है वह आधुनिक युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार बन के उभरा। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन से थे? कार्ल मार्क्स। तो कहेंगे फादर, ठीक, फादर कौन थे इसके? कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स की बात हम करते हैं तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसमें जब इतनी बातें आई तो इन्होंने कहा कि इतनी चीजें तो हमें पता चल गई, अब इतिहास में थोड़ा सा बैक होके हम लोग जानेंगे कि ये चीज आई कैसे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने, किसने? कार्ल मार्क्स ने जगत की क्रियाओं, मतलब जगत में जो भी वर्क होता है उन वर्कों को उन्होंने लिया, तो लेकिन सही तरीके से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप में जो समाज के गरीब लोग हैं, जो तिरस्कार है, जो शोषित है, इनका विचार पूरा उन्हीं पर केंद्रित था। मतलब कि इन्होंने समाज में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, समाज है जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो शोषित है, जो हाशिए पर स्थित है, मतलब एक कोई ना कोई स्थान पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब ये सब चीजें हम लोगों के सामने आएंगी तो इसके बारे में उन्होंने बोला है कि मार्क्सिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ ए सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। क्या मार्क्सिज्म क्या है आपका? सिस्टम ऑफ, तो पहला पॉइंट लिखेंगे सिस्टम ऑफ, अब कैसा सिस्टम? सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। पहले तो यही चीज हमको समझनी है कि यहां पर इन्हें कहा है क्या कि जो मार्क्सवाद है इसने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण की एक प्रणाली का दर्शन दिया है। ठीक, पहले पॉइंट तो ये हुई, कार्ल मार्क्स ने समाज को सुधारने और विकसित करने के लिए हेगल के बारे में बोला। अब देखिए हेगल की बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। हेगल से क्या लिया है इन्होंने? किया है कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, स्पेलिंग ध्यान दिया करो भाई, जहां गलत हो बता दिया करो। कार्ल मार्क्स की बात ना, कार्ल मार्क्स, ठीक है, अब ये नाम एकदम शुद्ध हो गया। ये कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले, अगर हम देखते हैं कार्ल मार्क्स किससे प्रभावित थे, ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स लोग जो है 2 या 3 बातों से प्रभावित थे, या 2 या 3 लोगों से ये प्रभावित देखे जाते हैं, माने जाते हैं। अब देखते हैं कौन किन से ये माने जाएंगे प्रभावित, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की जब हम बात देखेंगे कि ये जो है मुख्य रूप से किन्होंने, अब यहाँ पर इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई कि ये समाज का, किसका? सोशल का और पॉलिटिकल का एनालिसिस कर रहे हैं। जब ये एनालिसिस करेंगे तो वहां पर जो लेबर है, लेबर वाली पार्टी है, वहां पे उसके महत्व को ये समझते हैं और इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि श्रमजीवियों को समाज व्यवस्था का अपरिहार्य अंग बताया जाए। अपरिहार्य अंग का मतलब कि प्रमुख अंग बताया जाए। जो लेबर वाला ग्रुप है उस लेबर वाले ग्रुप को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए कार्ल मार्क्स के इस दर्शन को साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साम्यवाद के नाम से, ठीक, साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है और यह एक व्यवहारिक दर्शन है। इसका प्रयोग, अब बात ये हुई कि इसको कहां कहां हम देख सकते हैं, किन किन देशों में देख सकते हैं। अभी रूस है, रूस में भी ऐसी ही शासन प्रणाली चल रही है। चीन है, चीन में भी ऐसी ही शासन प्रणाली चल रही है और इत्यादि ऐसे ही बहुत से देश हैं जहां पर मार्क्सवादी सिस्टम चलता है। यहाँ पर, ठीक है, मार्क्सवादी सिस्टम चलता है। अब जब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स की ये जो विचारधाराएं हैं ये किससे प्रभावित होकर अपनी बातों को रखा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स जो है एक हीगल, मतलब हीगल के निरपेक्षवाद से ज्यादा प्रभावित थे। अब याद रखिए इन्होंने क्या माना है? हीगल के नंबर 1, हीगल के निरपेक्ष आदर्शवाद से, निरपेक्ष आदर्शवाद, जिसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म।
ठीक, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से ये उनसे भी प्रभावित थे। और वहीं पर उसी के साथ साथ एक आता है आपका, ये आता है भौतिकवाद, जिसको बोलते हैं भौतिकवाद। इसकी बात या इसके संस्थापक या इसके फादर कौन कह रहे थे? तो इसके फादर किसी को पता है? जिसको भौतिकवाद को हम बोलते हैं मेटेरियलिज्म। ठीक है, बताओ किसी को पता हो? इसके फाउंडर कौन कहलाएंगे? बताओ जल्दी से, याद आया किसी को? नहीं सर। फ्यूरबैक का, ठीक, फ्यूरबैक का नाम आता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जो भौतिकवाद की जब कभी बात करेंगे तो फ्यूरबैक का नाम आएगा, जो इनके संस्थापक कहलाते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, फ्यूरबैक, ठीक, फ्यूरबैक का नाम आता है। तो ये इन दोनों से प्रभावित तो थे। मेटेरियलिज्म में MA होगा, ये लिखे किसमें? आप सर। भौतिकवाद लिखा हुआ है ना सर उसका, हाँ, भौतिकवाद वहाँ पे मेटेरियलिस्टिक। MA बस E को हटा के A हाँ लिख हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मेटेरियलिज्म की बात करें तो ये बात हुई कि कार्ल मार्क्स की जब अपने फिलॉसफी को दिया, अपने विचार को दिया, फिलॉसफी नहीं, अपने विचार को दिया, वहां पर जब उन्होंने अपने विचार को दिया तो उन्होंने इनके, अगर पूछा जाए कि इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम क्या है? बताओ, इनकी बुक का नाम बताओ। किसकी सर? कार्ल मार्क्स की रचना का नाम क्या नाम है मुझे? दास कैपिटल। दास कैपिटल। ठीक, दास कैपिटल नाम है इनकी। ठीक है, दास कैपिटल की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, दास कैपिटल में ही इन्होंने पूरी की पूरी कहानी अपनी पूरी की पूरी बता रखी इन्होंने। ठीक, दास कैपिटल है आपका। तो इनकी रचना का ये नाम था, फ्यूरबैक वाला जो भौतिकवाद बताया आपने, इसमें क्या बताया? ये भौतिकवाद में फ्यूरबैक ने ही सबसे पहले भौतिकवाद की संरचना करी थी। भौतिकवाद का अगर हम पूछेंगे फाउंडर कौन है, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन जब हमने ये पढ़ा आपको मार्क्सिज्म, तो मार्क्सिज्म ये चीजें निकल कर आई कि आखिर कार्ल मार्क्स किससे प्रभावित थे। जो इनका दास कैपिटल या और अन्य देशों में माना जाए, तो इन्होंने बताया, तो मुझे मिला कि हीगल जो है, हीगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से ज्यादा प्रभावित थे। दूसरा, फ्यूरबैक से ज्यादा प्रभावित थे, फ्यूरबैक का जो मेटलिज्म था। लेकिन इन्होंने इनकी पूरी की पूरी बातों को नहीं माना। अब माना भी क्या, इन्होंने कहा कि हीगल और फ्यूरबैक के दर्शन के उन्हीं तत्वों को, उन्हीं एलिमेंट्स को लिया जिन्हें वह वैज्ञानिक विधियों से प्रमाणित कर सकते थे। मतलब कि इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विधि से सत्य प्रमाणित किया जा सके, ऐसी ही चीजों को लिया इन्होंने। किससे? साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड। ठीक, साइंटिफिक मेथड से जिसको अप्रूव कर सके, जिसको सिद्ध कर सके, उन्हीं चीजों को लिया। तो मार्क्स ने सभी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक आधार पर दिए, जिनका अपना एक अलग प्रकार बना। जब भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड से दे रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रमुख माने गए। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने 3 बातें मानी। भाई इनकी अगर बात करा जाए तो मार्क्सवाद के दर्शन के 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं कि सोर्स ऑफ, ठीक है, क्या करेंगे, सोर्स, ठीक, सोर्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक, तो मार्क्सिज्म के सोर्स कहां से प्राप्त होते हैं, या कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी दर्शन का जो है स्रोत हमें कहां से था? तो ये मुख्य रूप से 3 जगह से प्राप्त होते हैं। हीगल के दर्शन से, ठीक है, हीगल के दर्शन में क्या है बताओ। हीगल के दर्शन को अगर हम देखते हैं कि हीगल ने कौन सा दिया था, एक एब्सोल्यूट आपने बताया है, और दूसरा इन्होंने क्या माना है? सर डायलेक्टिक। हाँ, डायलेक्टिक, मतलब कि एब्सोल्यूट एंड डायलेक्टिक। ठीक,
एब्सोल्यूट एंड डायलेक्टिक। ये वाला कंफर्म हुआ। हाँ मुझे इसमें जो कंफर्म है मैंने कि ये जो है हीगल ने द्वंद्वात्मक एब्सोल्यूट तत्व। भी बोला है और डायलेक्टिक भी बोला है, मतलब द्वंदात्मक बोला है। ठीक है, क्या बोला है? द्वंद्वात्मक तत्व। द्वंदात्मक। ठीक, तो ये इन दोनों से प्रभावित है, मतलब कि अगर कहा जाए कि हीगल का जो दर्शन है विशेषकर ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित थे। ठीक है, एब्सोल्यूट से तो थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुखता इनको दी इन्होंने, डायरेक्टिक द्वंदात्मक विधि को इन्होंने माना है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में जब देखते हैं तो दूसरा जो इन्होंने है फ्रांस की क्रांति से ज्यादा प्रभावित हुए। किसकी? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति क्रांति से। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधाराओं से ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होंगे जिनसे ये प्रभावित थे। तो उसमें कौन से? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट। कौन से? सेंट साइमन। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? सेंट साइमन था। फिर चार्ल्स फोरियर थे, चार्ल्स फोरियर। ठीक, चार्ल्स फोरियर थे। और एक नाम और आता है इसके साथ साथ, केबेट का नाम। किसका नाम आता है? केबेट। ठीक, केबेट का नाम आता है। तो ये इन लोगों की विचारधाराओं से ये प्रभावित थे, जो फ्रांस की क्रांतिकारी विचारधारा के सबसे प्रमुख लोग थे। फिर तीसरा पॉइंट क्या? कुल मिला के इसके सोर्स तीन है, तीनों सोर्सों को हमें याद रखना है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि मार्क्सवाद का जो मार्क्सिज्म का सोर्स है नॉलेज का या उसके जानने का, तो आप बताओ कि तीन है। पहला आपका हीगल का डायलेक्टिक मेथड है, दूसरा फ्रांस की क्रांति है, और तीसरे मतलब फ्रांस मूवमेंट जो है आपका। तीसरे में क्या है कि ब्रिटिश समाजवादियों और अर्थशास्त्रियों की विचारधारा। क्या है? ब्रिटिश समाजशास्त्रियों ठीक और अर्थशास्त्री। ठीक है, और अर्थशास्त्रियों की विचारधारा, और अर्थशास्त्रियों की विचारधारा। ठीक, ये हो गई। तो यहां पर इतनी चीजें हम लोगों को समझ में तो आ गया कि इसमें कितनी कितनी चीजें किनको किनको महत्वपूर्ण माना गया था। ठीक है, तो यहां पर इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। तो तब ये कहा गया कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक यथार्थवाद में विश्वास करता है, साइंटिफिक रियलिज्म की बात करता है। क्या? मार्क्सवाद में अगर साइंटिफिक रियलिज्म की अगर कहीं बात करी जाएगी तो साइंटिफिक रियलिज्म किसने दिया है? मार्क्सवाद ने दिया। तो आपको पॉइंट निकल आया ना? ठीक है, मार्क्सिज्म किसकी बात मानता है? मार्क्सिज्म कहता है साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक रियलिज्म की बात कभी आएगी? ठीक, तो साइंटिफिक रियलिज्म की बात कभी भी आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक यथार्थवाद के फाउंडर कौन है, फादर कौन है, तो आप बताओगे कार्ल मार्क्स है। कौन है आपके? कार्ल मार्क्स है आपके। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये हम लोगों को वहां पर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जब ये चीजें हम लोग को मिल रही हैं तो इन चीजों को हम लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे। जब इतनी चीजें समझ में आ गई, हमको कई पॉइंट्स मिले हैं। शुरुआत से हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कार्ल मार्क्स इसके फादर मिले। फिर इसमें हुआ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है क्या कि सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, इन्होंने समाज और राजनीति इन दोनों का विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करने के साथ साथ इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट रोल कौन था? तो हीगल के ये निरपेक्ष आदर्शवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, और फ्यूरबैक के भौतिकवाद, मेटलिज्म से ज्यादा प्रभावित थे। फिर पूछा गया कि मार्क्सिज्म के स्रोत क्या है। जैसे भारत में जितने भी प्रमाण या जितने भी दर्शन थे उनके स्रोत की बात करते, उसी प्रकार इनके स्रोत की बात करता है। तो ये किससे प्रभावित होकर अपनी दास कैपिटल बुक लिखा, जिसमें मार्क्सवाद की पूरी बात बताई है। तो ये हीगल के डायलेक्टिक मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फिर फ्रांस की क्रांति,
फ्रांसीसी क्रांति में 3 लोगों से ज्यादा प्रभावित हुए, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और केवेट, इन तीनों से ज्यादा प्रभावित हो गए। फिर इन्होंने ब्रिटिश समाज शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं पर विचार किया और उनकी बातों को माना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन्होंने साइंटिफिक रिलीजम की बात करी है। ठीक, साइंटिफिक रिलीजम की बात करी है। इस दर्शन में हमको इतनी चीजें तो समझ में आ गई। तो अब इसमें ये कहा है कि ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें संसार में बनी है, वो सब किससे बनी है? भौतिक तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर ये बताते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट बताओ सभी को। जी सर। ठीक, अब आता है। सर हाँ बोलिए। बात करते हैं ना क्या सर, हुआ? ये सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं ना। अभी बताएंगे, अभी सर्वहारा वर्ग भी कैसे आएगा वो भी बताएंगे ना। पहले 1 by 1 चल रहे हैं लोग। इतनी चीजें समझ में आ गई हम लोगों को, बताओ। जी सर। सर सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट कर लिया कीजिए, मेरा स्क्रीन वाला नहीं सही हो रहा। जब कोई अदर बोलता है या अनम्यूट किया रहता है तो मेरी स्क्रीन चली जाती है। ठीक है, चलिए। अब इसमें कहते हैं कि इसमें एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंट आपके कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, इनका नाम पूरा नाम था कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने, जैसा कि अभी प्रिया जी ने बताया आप लोगों को और हम लोगों को, इन्होंने क्या बोला? क्लासलेस सोसाइटी की बात करी। किसकी बात करी है? लिख लीजिए सब लोग, क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लास, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करी इन्होंने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग। यहीं पर बात कर लेते, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि क्लासलेस सोसाइटी इकोनॉमिक्स इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी, not the not the ideas, criticism of religion, the divine theory। इन्होंने वर्गहारा समाज जो है अर्थशास्त्र समाज का आधार बताया है। मतलब कि इसको किसका आधार बताया है? इकोनॉमिक को आधार बताया, आइडिया निरर्थक विचार। इकोनॉमिक बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं ना, कि इकोनॉमिक्स बेसिक ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स बताया है। और ये इकोनॉमिक्स किसका है? बेसिक ऑफ सोसाइटी का, या बेसिस ऑफ सोसाइटी। ठीक, मतलब समाज का आधार इन्होंने किसका बताया? कि समाज में जितने लोग भी अगर बंटवारा हो तो उनका अर्थ, मतलब कि इकोनॉमिकल पैसे, या उनकी देखा जाए किसके पास कितना धन है उसके आधार पर उसका बंटवारा किया जाए, ना कि उनके धर्मों का, उनके ईश्वर संबंधी इन सब चीजों को लेकर इनको किया जाए। तो यहाँ पर ये लाइन बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वहारा वर्ग जो है किसके आधार पे डिवाइड किया गया, आपको ऑप्शन देगा, रिलीजियन पर देगा, पॉलिटिकल पर देगा, सोसाइटी पर देगा, इकोनॉमिकल पर देगा। तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स याद रखना पड़ेगा या इकोनॉमिकल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ। हाँ बोलिए सर। कार्ल मार्क्स का एक बार वो बता दीजिए, जैसे इन्होंने वर्ग पे, जैसे जाति पे नहीं बंटवारा किया था ना, पूंजी पे बंटवारा किया था ना। हाँ, इन्होंने कहा, उस चीज को एक बार बता दीजिए। हाँ, इन्होंने जब इनकी बात ये हुई कि जब ये जहां पर रहते थे वहां पर जो काम करते थे, काम करने वालों पर ज्यादा अत्याचार होता था। ये देखते थे कि वो दिन भर काम करते थे और पैसे ज्यादा अच्छा वो मालिक को देते, लेकिन मालिक उनकी कदर नहीं करता था, उनकी इज्जत नहीं करता था, उनकी समाज में बहुत ही दयनीय दशा थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज उठाई। तब जाके उन्होंने सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा समाज की स्थापना करी, क्लासलेस सोसाइटी। और सर्वहारा समाज में स्थापना करने के बाद उन्होंने बोला कि कोई किसी से दबेगा नहीं। जिसको भी अगर इसका बंटवारा, समाज में अगर व्यक्ति रह रहे हैं तो समाज में बंटवारा बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन जरूरी तो है, लेकिन क्लासिफिकेशन का इन्होंने साइंटिफिक मेथड बताया। साइंटिफिक मेथड ये बताया कि सभी लोग जो है एक समान ही दिखाई देते हैं।
किसी में कुछ कम, किसी में कुछ, किसी में कुछ, लेकिन सब में एक्शन करने का काम करने का तरीका या कोई भी चीज हो तो सब लोग वही वैसे ही करते हैं। तो हम धर्म से, ईश्वर से, इन सब चीजों से नाप तोल कर ना करके हम लोग आर्थिक आधार पर उनका बंटवारा करें तो समाज हमेशा चलता रहेगा। इन्होंने समाज में वर्ग या इनके जो वर्ग भेद है उनको अलग नहीं किया, बल्कि इनको बताने का तरीका, इन्होंने कहा कि ऐसे करोगे तो समाज हमारा ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। क्यों? अब कुछ लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो उन्होंने कहा ये बताओ, जो व्यक्ति निम्न वर्ग का मतलब हुआ कि आर्थिक आधार पे जो कमजोर होगा वह ऊपर जो बैठा होगा, अब धीरू भाई अंबानी, उसको देखकर वर्क करेगा ना, काम करेगा। जब वो उस ऊपर वाले को देख के काम करेगा तभी तो हमारा समाज जो गतिमान होगा, चलेगा, वर्क करेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला अगर जाति के आधार पे करोगे तो जाति के आधार पे कुंठाएं जन्म ले लेंगी और लड़ाई दंगे ज्यादा होंगे। ठीक है, लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जी सर। क्लियर? यहाँ पे सबको बताओ। जी जी सर, थैंक यू। हाँ, ओके ओके। अब इसमें और चीजें इसमें देखते हैं हम लोग कि मार्क्स में क्या बातें करते हैं। इसमें मुख्य रूप से बोला गया कि मार्क्सवाद के अनुसार, मार्क्स के अनुसार उन्होंने बोला कि इतिहास, मतलब इन्होंने कहा कि इतिहास भौतिक अस्तित्व का उत्पाद है, जबकि हेगेल के अनुसार इतिहास आध्यात्मिक अस्तित्व का उत्पाद है। ये लाइन याद रखिएगा। मार्क्स ने कहा, क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या कहा है? कहा कि हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, मटेरियल एग्जिस्टेंस की बात करिए, जबकि हेगल क्या कहते हैं? हेगल कहते हैं हिस्ट्री, कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स की याद रखना है कि मार्क्स ने क्या कहा है हम लोगों से। सर हिंदी में क्या कहा था इतिहास का? बताते हैं, अभी दोनों चीजें लिख इतिहास देते हैं तो भौतिक क्लियर हो अस्तित्व जाएगा। की, सर इतिहास भौतिक अस्तित्व की पूंजी है, क्या बताया था सर? बात बात बताते हैं ना, पूरा लिख के बताते हैं तो समझ में आ जाएगा उसको। यहाँ पर अभी तक आपके मन में कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि मार्क्सवाद होता क्या है, मार्क्सवाद में बातें क्या करी गई हैं, कि यहाँ पर जितनी भी चीजें करी गई। तो हमने बोला कि इन्होंने बोला है कि सबसे पहला बोला कि हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ। अब यहाँ पे दो लोगों ने कहा है, एक ने कहा है प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल या मटेरियलिज्म या मटेरियल, कहा है मटेरियल, ठीक, मटेरियल एग्जिस्टेंस। ठीक, मटेरियल एग्जिस्टेंस बोला है। एक ने बोला है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होगी कि स्पिरिचुअल की बात कौन करता है और मटेरियल की बात कौन करता है। अब यहीं पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की बात कौन करता है, तो ये आपको कौन बात करेगा? आपका, ये आपके हेगल बात करेंगे, और ये कौन कर रहा है? ये मार्क्स कर रहे हैं। क्लियर है? बताओ सभी को। अब हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इतिहास भौतिक अस्तित्व का उत्पाद है। मतलब कि इतिहास जो है, इतिहास अस्तित्व का उत्पाद है। कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं आध्यात्मिक अस्तित्व। ठीक है, तो यहां से जब कभी क्वेश्चन बनेगा तो यहां से आप क्वेश्चन बता सकते हो। मार्क्सवाद ने भौतिक अस्तित्व की बात करी है, जबकि हीगल ने आध्यात्मिक अस्तित्व की बात करी है। क्लियर? यहाँ पे बताओ।
इसलिए इसलिए एक नाम इसको और दिया गया, इसलिए कार्ल मार्क्स का जो दिया गया, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को हिस्टोरिकल मेटलिज्म कहा गया। क्या कहा गया? हिस्टोरिकल मेटलिज्म। अंजू लता जी आप प्लीज नोट कर लीजिए। हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात करें, हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात यहाँ पर करी गई है आपकी। क्लियर है? इतनी चीजें बताओ सब लोग। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी आपके सामने, कि मार्क्सवाद ने मटेरियल एग्जिस्टेंस की बात करी है, हीगल ने स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की बात करी है, लेकिन वहीं पर आ जाए कि क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या आएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, हिंदी में वो ये बोलते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अब इन दोनों में, बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है दोनों में? ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या पता आपने? ऐतिहासिक भौतिकवाद में इसीलिए जब इन दोनों को पूरा पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल पूरा पढ़ते हैं तो आपका मार्क्सवाद ने या कार्ल मार्क्स ने पूरी की पूरी हिस्ट्री किससे बताई है? मटेरियल, इस भौतिक तत्वों से ही संरचित बताई है, इसलिए हिस्टोरिकल मेटलिज्म भी कहा जाता है इसको। क्लियर? अब बात करते दोनों की कि दोनों ने क्या कह कि बोथ हीगल एंड मार्क्स हैव अप्लाइड डायलेक्टिक कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हीगल और मार्क्स में जब दोनों में अंतर है तो दोनों में समानताएं क्या है, ये डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस था आपका। लेकिन अब इनमें इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी क्या है इन दोनों में? तो हीगल में, किसमें? हीगल में और प्लस मार्क्स में, इन दोनों में इक्वलिटी क्या है? इन्होंने दोनों ने क्या माना है? दो के दोनों ने डायलेक्टिक बताया है। क्या माना है? डायलेक्टिक कंसेप्ट को माना है। ठीक है, डायलेक्टिक कंसेप्ट को इन दोनों ने ही स्वीकार किया है। क्लियर है? दोनों में समानताओं की बात करेंगे, विभिन्नताओं की बात करेंगे, तो ये चीजें आप बता सकते हो। क्लियर है? बताओ सबको, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है ना? यहाँ पे तो जब इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली तो एक नाम आता है, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली ना। आप किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ यहाँ पर, बताइए। नो सर। नो सर। अब एक क्वेश्चन, जैसे आपको कोटेशन पूछाएंगे उस कोटेशन को भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कोटेशन बन सकते हैं। लिखिए, मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है, लिखेंगे मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, ये कोटेशन अगर आएगा तो ये कोटेशन किसका होगा? तो लिख लीजिएगा, यह कोटेशन एंजिल्स का है। किसका है? एंजिल्स का है। ठीक है, ये कोटेशन किसका है? एंजिल्स का है। क्या है? मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है। तो ये किसका कोटेशन है? एंजिल्स का ही कोटेशन है, इन्होंने बताया है, एंजिल्स ने। ठीक, फिर एक वर्ड और आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मार्क्सवाद मानवता के पथ प्रदर्शन। ठीक है, मार्क्सवाद मानवता को कर दिए, मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति, ध्रुव तारे की
भांति, ठीक है, ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है। कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, सभी को दिख रहा है ये पॉइंट। नीचे की लाइन जो लिखी है, सर थोड़ा कम्युनिज्म के बारे में बता दीजिए। कम्युनिज्म किस पे? कम्युनिज्म ये क्या होता है? ये विचारधारा कैसी है सर कम्युनिज्म? ठीक, ये है। अब ये लाइन किसकी है? अब यही क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है। तो ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है स्टोपानोवा। किसका है ये? किस चीज का आपका रास्ता दिखा रहा है? दिख नहीं रहा है मतलब जी, क्या लिखे किसका रास्ता दिखा रहा है? मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। कम्युनिज्म का कम्युनिज्म नहीं, ये लिखा है सर ने, मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो ये स्टोपानोवा की है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है, दिख रहा होगा आप लोगों को। स्टोपानोवा, हाँ सर कम्युनिज्म क्या विचारधारा बोलती है सर? कम्युनिज्म मतलब विचारधारा में किस चीज को हाँ, कम्युनिज्म जो है मार्क्सवादी ही विचारधारा को मानती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है ना, कम्युनिज्म, तो वही होती है इसमें। हाँ, आता है कि जब किसी कम्युनिटी को उठाने के लिए जब हम उसके लिए अपना कुछ योगदान देते हैं या फिर उस कम्युनिटी को लेकर जो भी काम करते हैं तो उसी विचारधारा को कम्युनिज्म कहा गया है। मेटाफिजिक्स की तरफ, ठीक है। अब इनकी बात हाँ बोलिए। ये जो कम्युनिज्म लिखा है ना, इसको हिंदी मीनिंग लिख दीजिए ना, स्पष्ट रहेगा। समाजवाद। कहाँ लिखा कम्युनिज्म? ये जो मार्क्सवाद मानवता पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे के बाद कम्युनिज्म का रास्ता दिखा, मतलब ये समाज को लेकर चलते थे। वही है कम्युनिज्म भी है, समाजवाद का रास्ता दिखा रही है, ये दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, कम्युनिज्म की जगह सब लोग समाजवाद भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एंजेल्स और स्टोपानोवा का नाम मिलता है यहाँ पर, जो कि हम लोग को अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही अटपटे क्वेश्चन हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। या फिर हम लोग कह रहे हैं कि पीजीटी में ऐसे ही छोटे सी लाइनें दे देंगे और हम लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि इस किताब में नहीं मिला, उस किताब में पढ़ने को नहीं मिला। किताब में मिलता है, उसका पूरा पूरा हम कलेक्शन बना रहे हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आधे घंटे 15-20 मिनट हम बोल सके, तो ऐसे छोटी छोटी कोटेशन जितनी होती सबको एक जगह लाकर हम लोग बताएंगे आपको ना। हम लोग आपस में डिस्कस भी कर लेंगे जितनी भी चीजें रहेंगी, ठीक। तो अब यहाँ पर इसमें चीजों को हम देखते हैं मार्क्सवाद में कि इन्होंने क्या बनाया था मार्क्सवादी परंपराओं में। तो समाज और साम्यवाद दोनों में अंतर भी बताना है ना अभी मार्क्सवादी। तो चलिए सबसे पहले मार्क्सवाद के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद बौद्धिक परंपरा है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से उत्पन्न हुआ है। पता करेंगे मार्क्सिज्म इज द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन दैट अरोज आउट ऑफ द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब इन दोनों की विचारधाराओं को मिलाकर ही जो मिलता है। तो कहते हैं कि इसमें मिलता क्या है, इन्होंने कहा कि इसमें विचारों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है जिसमें इतिहास के प्रति एक दृष्टिकोण, जैसा कि अभी क्या नाम है नेहा ने बोला, पूंजीवाद का विश्लेषण और भविष्य की नई दृष्टि शामिल है। कह रहे कि इट इनकम्पसेशन ए होल रेंज ऑफ ideas including an approach towards history, ठीक है, history and analysis of capitalism, ठीक है, capitalism and a new vision of the future,
कि भविष्य की नई रास्ते खोलने की बात इन्होंने बोली है। इन्होंने कह रहे कि ही हिस्ट्री ऑफ ऑल आपका हिथेरेटो, ठीक है, हिथेरेटो को इन्होंने बोला है कि बिफोर हिथेरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब अब तक जो विद्यमान समाज में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से बातें हम लोगों को बताई यहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को चीजें सब क्लियर हो गई हैं। क्लियर है यहाँ पर सब लोगों को, यहाँ पर इतने पॉइंट्स की क्या कहता है मार्क्सवाद लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या पढ़ेंगे सर इन्होंने नाम क्या बताया था आपने? दो, भौतिक परंपरा कार्ल मार्क्स और किसके, फ्यूडिक, क्या बताया था? जो सर भौतिक परंपरा है, हाँ। वो कार्ल मार्क्स, और सर किसकी जो है देन है? जब कभी मैं ऐसी बात करते तो उन्होंने सबसे पहले तो हीगल और कार्ल मार्क्स की बात करते हैं कि आपने हीगल ने कैसी बात की, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की बात करी थी, और कार्ल मार्क्स ने कैसी मटेरियलिज्म एग्जिस्टेंस की बात करी थी। लेकिन वही फ्यूरी किसका नाम पूछे, फ्यूरिक्स का ना, फ्यूरिक, अच्छा सर फ्यूरिक। हाँ फ्यूरिक। तो फ्यूरिक का जो नाम आता है वो भौतिकवाद के लिए नाम आता है। फ्यूरिक का नाम क्या होता है, वो जैसे इन्होंने बोला कि हीगल ने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करी थी, वही फ्यूरिक जो थे मेटलिस्टिक की बात करी थी। मेटलिज्म के जो संस्थापक है, फादर है, वो फ्यूरबैक का नाम आता है आपका, ठीक। फ्यूरबैक का नाम किसमें आता है आपका, भौतिकवाद के लिए आता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। चलिए आप लोग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू पहले मुझे दीजिए। बताइए समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है? सर समाजवाद में पूरा समाज आता होगा, कम्युनिज्म में जो है किसी एक कम्युनिटी को लेकर कोई कार्य किया जाता होगा। बताओ और लोग बताओ, और लोग बताइए। यही पता है सर, मतलब वो भी अजम्पशन है हमारा। हाँ सर, श्योर नहीं। हाँ तो ये कहता है कि समाजवाद, साम्यवाद की बात करें या समाजवाद की बात करें तो दोनों इन्होंने समानताएं पहले बताई है। इन्होंने कहा है कि समाज का जो निचला चरण होता है, निचला भाग होता है, या श्रमिक वर्ग द्वारा जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने और इसे श्रमिक संघों या सहकारी समितियों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए जो सामान्य स्वामित्व में रखने की विशेषता रखते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को चलाने के लिए हम लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कह रहे हैं कि द लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्किंग क्लास, क्या करें, criticized by the working class taking control of the means of product and putting it into common ownership, क्या करें, कॉमन ओनरशिप टू बी रन डेमोक्रेटिकली बाय वर्कर्स यूनियन और कॉर्पोरेटिव। मतलब कि यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग जो काम करेगा उस काम को करते समय जो श्रमिकों में तो इतनी समझ होगी नहीं, तो उनको संचालित करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके प्रोडक्ट को देखे, उनकी मेहनत को देखेगा और उनको कितना देना है पैसा, कि जो जितना काम करे उसको उतनी मजदूरी दी जाए। मतलब कुल मिला के डेमोक्रेटिक रूप में इन्होंने बोला है, क्या बोला है, डेमोक्रेटिक, ठीक, डेमोक्रेटिक के रूप में बोला कि लोकतांत्रिक रूप से जो जितना वर्क करे वो उसको उतना मेहनताना दे दिया है। मतलब इन्होंने वर्किंग क्लास की बात करी है, क्या करी, वर्किंग क्लास की, वर्किंग क्लास की बात करी है।
ठीक है। हाँ, वर्किंग क्लास की जब बात करिए तो वर्किंग क्लास को जो कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, वर्किंग क्लास को कंट्रोल जो करे। सर ये हाँ। साम्यवाद में वर्किंग क्लास है क्या? दोनों में ही समानताएं बता रहे कि दोनों में ही समानताएं क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक क्या हो, इन्होंने बताया कि वर्किंग क्लास जो होता है उसको कंट्रोल करने की जो पावर जिसके अंदर। फिर कहता है कि वर्किंग क्लास के द्वारा जो प्रोडक्ट होता है, ठीक, प्रोडक्ट को भी ध्यान से कि प्रोडक्ट को कैसे पुटिंग करना है, प्रोडक्ट एंड पुटिंग कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कॉमन ओनरशिप। सर नहीं समझ में आ रहा है, बता रहे, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, मतलब इन सब चीजों में बता रहे कॉमन ओनरशिप बता रहे। फिर कह रहा है कि इन्होंने कहा कि मान लो एक ऐसी कंपनी है, उस कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, तो उस कंपनी जब कुछ लोग काम करते हैं तो वहां पर किसको कितना दिया जाए। कि कम्युनिज्म का मतलब हुआ कि जहां पर जो जितना काम करेगा हम उसकी उत्पादकता, उसकी क्षमता के आधार पर ही उसको हम पैसा देंगे। अब इन सब चीजों का देखरेख कौन करेगा, कि किसी को हम कोई काम नहीं करता फिर भी हम उसको ज्यादा पैसा बढ़ा कर दे देते। जैसे हम अपने विद्यालयों में देते, विद्यालयों में क्या होता है कि जो श्रेष्ठ वर्ग के होते हैं या बड़े जो उच्च पद पे होते हैं बैठे तो रहते हैं लेकिन काम जो है कम करते हैं, फिर भी उनको वेतन जो है हम लोगों से ज्यादा मिलती है। जबकि इसका ये विरोध करता है, ये कहता है जो जितना काम करे उसको उतना पैसा दिया जाए। ठीक है, किसी को फालतू या बैठने का पैसा ना दिया जाए। मतलब इन्होंने श्रमिक वर्गों की सहायता के लिए खड़े थे। इन्होंने डेमोक्रेटिक रूप से काम करने का, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक रूप में, लोकतांत्रिक रूप में इन्होंने लाने का प्रयास किया। इन्होंने बोला कि पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद के इतिहास में इन्होंने बताया कि पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के बीच कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, बल्कि उन्होंने कहा कि पूंजीवाद जो होता है, पूंजी वर्ग जो था वो जो है श्रमिकों से काम कराता था और जहां पर उसको 10 रुपए मिलता था तो वो 1 रुपए श्रमिक वर्ग को दे देता था और अपना फायदा वो कर लेता था। तो इसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने विरोध करने के बाद क्या कहा, चाहे जो सोशलिज्म ले ले चाहे कम्युनिज्म ले ले, इन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास जो होता है, जो काम करने वाला समाज होता है, उसके लिए उन्होंने बोला कि इसमें जो सबसे पहले कंट्रोल करो। कंट्रोल का मतलब कि समय नियंत्रित करो कि कितने घंटे काम करना है। 8 घंटे काम करना है, चलो ठीक है। जब ओवर टाइम करेंगे ना, तो ओवर टाइम मान लो 2 घंटे काम किया तो 2 घंटे का पैसा नहीं मिलेगा, 2 इंटू 2 4 घंटे का पैसा मिलेगा इनको। क्यों? क्योंकि तो ये तो ओवर टाइम कर रहे हैं ना। तो ऐसी इन्होंने बातें रखी जो कि पूंजीवादी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो इतने दिन से जो इन लोग का मिसयूज कर रहे थे, ये प्रोडक्ट भी आपको अच्छा देते हैं, फिर इनको आपको कॉमन ओनरशिप जरूर देनी चाहिए, मतलब पार्टनरशिप आपको देना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ 100 रुपए का माल बिकता है तो मैं 60% आपको दूंगा, 40% हम रखेंगे। तो यहाँ पर वही चीजें इन्होंने बताई पूरी की पूरी। आप समझ में आई कि कम्युनिज्म क्या होता है? बताओ सर डेमोक्रेसी की बात ये बाद में ही कम्युनिज्म। जी सर, वही कि मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद में रखें। देखिए इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है लेकिन चाइना साम्यवादी है। हाँ, चाइना साम्यवादी। तो मतलब कंफ्यूजन हो जा रही है, इसमें डेमोक्रेसी कौन मान रहा है? सर पहले इसको क्लियर कर दीजिए कि समाजवाद का और साम्यवाद का इसमें देखिए, तो बोले कि दोनों में कॉमन है, बता रहा हूँ कहीं साम्यवाद पढ़ने को मिलता है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट एक है। समाज में भी देखिए, समाज में भी जो है किसी न किसी चीज को उतार चढ़ाव के बारे में देखा जाता है, लेकिन समाजवाद की परिभाषाएं हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखी। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा भारतीय दार्शनिक या कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसने समाजवाद की सही परिकल्पना दी हो। जबकि समाजवाद की बात हम करते हैं तो अगस्त काम्टे, जॉर्ज पेने, इन सब लोगों का नाम आता है, किसी भारतीय का नाम सबसे पहले नहीं आता है। तो समाज की जो कहानी बनी है वेस्टर्न कल्चर से निकल कर आई है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से निकल कर आई। तो यहाँ पे जब इन दोनों की बात करते हैं, समाजवाद या साम्यवाद, दोनों को एक ही बात इन्होंने रखी है, बस इसके नाम अलग हो गए हैं। क्या हो गए? इनके नाम अलग हो गए हैं।
ठीक है। समाजवाद में क्या होता है कि सभी को लेते हैं, और इसमें कम्युनिज्म में भी हम सभी को लेते हैं, लेकिन इनको लेने का आधार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अगर हम इसके मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इनका डिवाइडेशन मैंने बताया था किसके तौर पर होगा, इकोनॉमिकल तौर पे होगा ना। इकोनॉमिकल जो कैटेगराइजेशन होगा, जो वर्किंग क्लास होगा, उसको कैटेगराइजेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिकल तौर पे, कि उन पर कंट्रोल करें, कि उनके प्रोडक्ट को बताएं, फिर कॉमन ओनरशिप दे, मतलब उनको पार्टनरशिप में रखें। कैसे, केवल इकोनॉमिकल तौर पे। जब कोई आर्थिक, ये क्वेश्चन जीडी में भी आता है और आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं हर जगह ये पूछा जाता है कि कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग से कैसे ऊंचा उठ सकता है, ठीक। तो वहां पर ये कहते हैं नॉलेज दो, नॉलेज से नहीं होता है, बल्कि कहते हैं कोई भी एक देश, कोई भी एक राज्य, कोई भी एक घर अपने आप को मजबूत कैसे बनाता है, तो बताते हैं जब तक आप इकोनॉमिकली तौर पे मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी बड़ा नहीं मानेगा। जैसे भारत है और अमेरिका है, रूस है, सब देश है, लेकिन सबसे मजबूत कौन माना जाता है, किसकी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पावर किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, बताओ आप लोग। अमेरिका अमेरिका की। अमेरिका इतना छोटा, अमेरिका की खासियत क्या है कि अमेरिका जो है पानी, अमेरिका जो है बीचों बीच है और इसके चारों तरफ पानी पानी है, और ये ज्यादा बड़ा है भी नहीं अमेरिका, लेकिन इकोनॉमिकल पावर इसकी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक वहां पर आप देखेंगे कोई भी खाली नहीं बैठता है, चाहे उनके घर में कोई बच्चा हो, कुछ समय बाद वो कुछ ना कुछ वर्क करना शुरू कर देगा। वहां की महिलाएं हैं, महिलाएं घर में नहीं बैठती, बल्कि वो वर्किंग प्लेस पे, अगर घर में 4 लोग हैं और चारों आपके एडल्ट हैं तो 4 के चारों लोग कमाएंगे, कोई घर में बैठकर नहीं करता है कमाता। तो इसलिए वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन ज्यादा अच्छी हम भारतीयों की अपेक्षा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें होती है। फिर इसमें कहा गया कि इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए होंगे, तो प्रिंसिपल, जैसे अगर हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इन्होंने कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क दिया है, अलगाव दिया है, एलाइनेशन दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अलगाव, पढ़ते ना। फिर उन्होंने आत्मा से जुड़ा आत्मज्ञान या शुद्ध ज्ञान के बारे में बोला है कि सेल्फ नॉलेज एसोसिएटेड विथ स्पिरिचुअल और एब्सोल्यूट, मतलब स्वयं का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान इन्होंने कहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आप समझ में आया इन दोनों में क्या अंतर है, सॉरी ये दोनों एक ही वर्ड के, दोनों अलग अलग लिखे तो हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। बताओ समझ आए। सर ये मतलब हुआ कि साम्यवाद कहता है कि जो जितना काम करे उस हिसाब से ना, कोई कार्य जो करता है तो उस हिसाब से उसको पैसा दो। तो इसमें ये है कि जैसे कोई वर्क क्लास है, वर्किंग क्लास, तो जितना भी उसको उसके टाइम के घंटे निर्धारित कर दीजिए कि अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा मेहनता ना दिया जाए, प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको अप्रिशिएट मतलब देखा जाए, और जो है उसको कॉमन ओनरशिप भी देनी चाहिए। और ये सारी चीजें कब होंगी, जब डेमोक्रेटिक चीजें होंगी, हाँ, है ना सर। इकोनॉमिकल लोकतांत्रिक तौर होंगी। पर लोकतांत्रिक में कोई एक व्यक्ति जो है सब पर शासन नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक में, डेमोक्रेटिक में सबको बोलने का अधिकार है, सबको नियम जानने का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक में यही तो डेमोक्रेटिक कहती है हम लोगों की, लेकिन कॉमन ओनरशिप दे दो ठीक से। सर इसमें यही था ना कि मतलब गरीब गरीब होते जा रहा था और अमीर अमीर होते जा रहा था, तो इस पे ये चीजें उठाई गई थी। हाँ, इसीलिए इसको उठाया गया था कि इसमें, अब जैसे हम लोग अपने भारत में ही ले लें तो हम लोगों के भारत में डेमोक्रेटिक होते हुए भी हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। मतलब जो गरीब है वो गरीब होता ही जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब कोई भी काम करते तो उसका मेहनताना जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जैसे हम लोग छोटी सी एक एग्जांपल ले ले, हम लोग अपने क्लास स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है केवल पढ़ाना, हम लोगों का काम पढ़ाने का मिलता है, लेकिन हम लोगों को और भी काम दे दिए जाते हैं। क्लर्क लोगों का काम दे दिया जाता है, और भी बहुत तमाम काम दिए। जब हम क्लर्क का काम हम भी कर रहे हैं उतने ही पैसे में कर रहे हैं, तो क्लर्क का पैसा मर गया कि नहीं मर गया? तो यही सब चीजें हैं जो नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट स्कूल का यही हाल है सर, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सब जगह यही हाल है। अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ड्यूटी लगाती है, ड्यूटी लगाने का अलग से पैसा देती ही नहीं है कि भाई पोलिंग बूथ में लगा है उसका अलग से पैसा दो। वो कोई पढ़ लिख के हम थोड़ी है उसके लिए, आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सब करा रहे हो, ठीक है,
आप कराओ, लेकिन उसका हर्जाना भी तो दो। आता है नहीं बिल्कुल। सर, नहीं मनोज जी, आता है पैसा। जैसे अभी हम लोग का FLN का ट्रेनिंग हुआ, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, 1000 रुपीज आते हैं, लेकिन सब आपस में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब बताएं ना मारने उसका क्या, जाएंगे बस। गवर्नमेंट देती तो है, हाँ, लेकिन वहां से ऊपर से नीचे आते आते वो एकदम एक बूंद बचता है, तो उस थोड़ा बूंद सा में रह होता क्या जाता है, है। इसीलिए हम लोग का डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं। सर जैसे किसी के पास एक घर है और तो किसी के पास 4-4 घर है, किसी के पास है ही नहीं है को घर, किसी के पास घर ही घर है। अब घर की बात आपने करी है तो जान लीजिए, चाइना में या चीन में किसी भी व्यक्ति का कोई अपना घर नहीं होता है, वहां जी पे कोई व्यक्ति उसने जमीन सर एक खरीद ही बहुत नहीं बढ़िया सकता है। पॉलिसी चलाई। हाँ, बहुत। उसने बहुत बढ़िया पॉलिसी चलाई, उसके यहाँ गरीबी कम करने के लिए, ताकि उसको WTS पैसा अच्छा मिल सके। उसने सारे गरीब को एक जगह जहाँ खाली जमीन थी वहां रखा। उसने वहां पे पूरी एक ही तरह की सबके लिए घर बनवा दी, और वहां एक उद्योग स्थापित कर दिया, सबको काम दे दिया। वो ये नहीं कहता हम आपको भत्ता देंगे, अभी तो वो ये पॉपुलेशन कहता है कम है आप तो खुद कमाओ। ज्यादा है। और फिर उस सामान की सप्लाई इंडिया में करके वो प्रॉपर अपनी GDP रन कर रहा है, और यही स्किल इंडिया कमी इंडिया में बिल्कुल। है। चाइना नहीं, में क्या है इंडिया कि कोई इंडिया भी में व्यक्ति तब भी कम। घर जमीन नहीं खरीदता, बल्कि उसको गवर्नमेंट ने दे दिया, आप कमाओ खाओ रहो, परेशान ना हो उसको लिए, कि ये कहो कि आपकी और पीढ़ी यहाँ आगे वाली पीढ़ी भी वहीं पर रहेगी ना। अगर वो मेहनत करेगी काम करेगी तो रहेगी, नहीं मेहनत करेगी नहीं काम करेगी तो चलो निकलो। आपकी कोई वो मालिकाना हक थोड़ी है वहां पे, कुल मिलाकर वहां पे मालिकाना हक उन्होंने नहीं दे रखा है इन्होंने। क्लियर है? चलो। जी सर, इंडिया लिबरल कंट्री है, सबको जो है एंट्री सब आते हैं, आराम से रहो खाओ पियो। तो सर यहाँ तो सब होना ही है। हाँ, सबका होना ही है। चलिए, तो अब आगे की क्लास हम लोग शाम को करेंगे, शाम को ये सर कंप्लीट हो जाएगा सर एक आपका। चीज सर एक चीज बता दीजिए, सर सर एक हाँ चीज बता दीजिए, आपने हाँ बोला था सेल्फ नॉलेज इज एब्सोल्यूट। हाँ, सेल्फ नॉलेज एब्सोल्यूट। इन्होंने बोला है कि जब कभी सेल्फ नॉलेज को ही इन्होंने सबसे अच्छा माना है, निरपेक्ष माना है, किसी का विरोधी इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, इस नॉलेज को तो ये आपका मार्क्सिज्म कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज इज एब्सोल्यूट कहीं पर आएगा तो सेल्फ नॉलेज इज एब्सोल्यूट की बात मार्क्सिज्म बात करता है। कौन बात करता है? मार्क्सिज्म जी बात करता है। ऐसा कोई भी फिलोसफिकल थॉट या फिलोसफी ऐसी कोई नहीं बोलती जो मार्क्सिज्म बोल रही है ना, कि सेल्फ नॉलेज इज एब्सोल्यूट। सर हाँ, बोले अब। सर ये समाजवाद और प्रगतिवाद साम्यवाद को बोलता है। एक साथ लिखेंगे, अलग अलग करके नहीं ना लिखेंगे। नहीं नहीं, एक साथ लिखेंगे। सर इसके बारे में प्रगतिवाद बोलता है और भी चीजें हम निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में, तो शाम को और भी इसको बताएंगे, एक बार और बता देंगे ना दोनों में। अगर कोई अंतर मुझे मिलता है तो जरूर हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल जी जी डिस्कस सर, जरूर, थोड़ा मतलब कुल कंफ्यूजन मिला के है। शाम को इस पर डिस्कस जरूर करेंगे एक बार। ठीक है, अगर कोई अंतर जी मिलता है तो जरूर हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, जी सर। चलिए सभी को हैव अ गुड डे सभी का दिन सर। हैव अ अच्छा नाइस बीते डे आज का सर। दिन। चलिए सभी को जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।